हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लिंक। आज हम सेल बायोलॉजी का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 to 4 में हम क्वेश्चंस 1 to 80 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 80 से लेके 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो DSSP TGT नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्टूडेंट्स HCET TGT साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर MSc लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके साथ साथ जो हमारे 6 to लेके 8th क्लास के साइंस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जिनके आने के चांसेस हैं, हम वो भी इसके साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज DNA सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमेटिड सेपरेशन इज। देखो क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, हमें पता है जब हमारा जेनेटिक मटेरियल सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करता है। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करने के लिए वो एक क्रोमोसोम फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। देखो ये जो हमारा है ये क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? क्रोमोसोम्स में एक क्रोमेटिड इधर होता है, एक क्रोमेटिड इधर। देखो ये रहा, ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमारा ये जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल और काइनेटोकोर। ये चारों क्या है? देखो ये सेल है, जैसे ये सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बीच में से एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे, इसको सेपरेट कर देंगे। एक क्रोमेटिड यहाँ चला जाएगा और एक सिस्टर क्रोमेटिड वहाँ चला जाएगा। अब ये सेपरेट आउट करते कैसे हैं इनको? देखो सेल के अंदर ना सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम ये रहा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में से हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकल कर आते हैं। ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जाके क्रोमोसोम के बीच में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये देखो यहाँ जो येलो कलर की दिख रहा है ना, ये एक येलो कलर का दिख रहा है, ये होता है काइनेटोकोर। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जाके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया काइनेटोकोर जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड के पास एक काइनेटोकोर है, ये दूसरी के पास दूसरा काइनेटोकोर। जो ये रीजन होता है जिसमें काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेंट्रोमेयर रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जिसमें से हमारे स्पिंडल फाइबर्स आते हैं वो है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स, और सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर जिससे जाके अटैच होते हैं वो तो होता है हमारा काइनेटोकोर। और जहाँ काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर रीजन। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज DNA सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमेटिड सेपरेशन इज। तो क्रोमेटिड सेपरेशन में हमारे स्पिंडल फाइबर किस पे जाके अटैच होते हैं? काइनेटोकोर पे। तो द आंसर इज काइनेटोकोर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज। तो एक हमारा सेंट्रल डोग्मा होता है जिस वैसे भी जनरली सेल में हमें पता है अगर हमारा DNA से प्रोटीन बनाना होता है तो उसमें उस प्रोसेस को कि DNA से लेके हमारा प्रोटीन बनता कैसे है तो उसे हमें सेंट्रल डोग्मा में एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार देखो उसको, फिर समझ में आ जाएगा। ये रहा, ये हमारा DNA है। DNA जब कॉपी बनाता है अपनी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट करना। ठीक है, DNA अपनी खुद की कॉपी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। DNA टू DNA, हमारा DNA से DNA बना। फिर उसके बाद अगर DNA से RNA बनता है, दैट इज mRNA बनता है, मैसेंजर RNA। तो जब DNA से RNA बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब RNA से प्रोटीन बन रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, जब DNA से RNA बनता है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बन रहा है उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, बेसिकली हमें क्या बनाना होता है? DNA से प्रोटीन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो।
द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, अभी अभी देखा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन. ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The double-stranded structure of DNA was first described by which of the following scientists? देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मतलब जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. ये यहाँ दिख रहा है ना, डीएनए 2 स्ट्रैंड है ना, एक ये वाला है और दूसरा कौन सा है, ये वाला. तो जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसमें कुछ समझाने का नहीं, इसमें याद करने के का ये हमारा डिस्क्राइब किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, क्रिक एंड वॉटसन. तो और ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following structures are found in plant cells but not in bacteria? हमें पता है प्लांट सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स. बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं. अब यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दोनों में ही राइबोसोम्स होते हैं. कई प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती लेकिन कईयों में होती है, ठीक है. तो बेसिकली मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स में मिल जाती है सेल वॉल. तो उसमें क्या बोलेंगे हम, सेल वॉल हमारा बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है और हमारा जो प्लांट सेल है उसमें भी सेल वॉल होती है. लेकिन जो हमारा एनिमल सेल है यूकैरियोट, उसमें सेल वॉल हमें पता है नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में है सेल वॉल और बैक्टीरिया में भी है सेल वॉल. तो ये भी हमारा दोनों में प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ये हमारा बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 85. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय. देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, ठीक है. जब एक के 2 पार्ट हो जाते हैं ना, इक्वल पार्ट्स में कोई चीज डिवाइड कर जाती है, उसका जेनेटिक मटेरियल जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाता है. देखो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जब वो डिवाइड कर जाए, देखो ये पिंक यहाँ पे दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद ये 2 अलग अलग हो गए, ठीक है. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड कर जाएगा. तो ये किस चीज़ में होता है प्रोसेस, हमारा बाइनरी फिजन में. तो ऑप्शन 2 दैट इज फिजन इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज size of the ribosomes is indirectly indicated by S which stands for. कुछ S क्या होता है, हमने सुना होगा स्वेडबर्ग यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन यूनिट होती है. सेडिमेंटेशन यूनिट क्या होता है, देखो सेडिमेंटेशन समझते होगे कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम सेल के जो पार्ट्स हैं उसको मिक्स करते हैं. तो मिक्स करते टाइम जब उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो उसमें जो हैवी वाला पार्ट होता है वो नीचे जल्दी सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है. दैट इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हैवी वाला पार्ट किसी सॉल्यूशन के अंदर जल्दी सेटल डाउन कर जाना. तो जो जितना हैवी होगा वो इतनी जल्दी सेडिमेंट करेगा, ठीक है. तो इसलिए हम राइबोसोम्स हैं उनकी यूनिट्स को सेडिमेंटेशन यूनिट के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा कितना हैवी है. तो जो हमारा एस है वो किस क्या डिफाइन करता है, सेडिमेंटेशन यूनिट. आपने देखा होगा ना 70 एस होते हैं, 60 एस होते हैं यूनिट्स. ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेडिमेंटेशन यूनिट के लिए. पर्टिकुलरली क्या है सेडिमेंटेशन यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं इसको क्योंकि स्वेडबर्ग ने इन्वेंट की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
among the following the most variable stage of cell cycle is, the most variable मतलब जिसमें हमारे सेल में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस कब आते हैं? जिस टाइम हमारा सेल ग्रो करता है ना, उस टाइम सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेल के अंदर डिवाइड करेगा तब भी चेंजेस आएंगे। माइटोस जब पूरा रेप्लिकेट करता है तब भी, जब हमारा सेल का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है डिवाइड होने के लिए, तब भी चेंजेस आते हैं। लेकिन जब सेल ग्रो करता है, ये जो हमारा जीवन फेज है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इसलिए ये हमारी मोस्ट वेरिएबल स्टेज है सेल साइकिल की। तो द आंसर इज G1. ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। Let's move to next question. स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म इन, हमें पता है स्पिंडल फाइबर्स कब बनते हैं? जब हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है, उस टाइम सेंट्रोसोम से निकल के आते हैं स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स हमारे कौन से फेज में होते हैं? डिवीजन फेज में। और डिवीजन फेज कौन सा होता है? हमारा एम फेज। तो और ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। Question 89 is in the cell cycle replication of genome occurs in, देखो रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम मतलब जब हमारा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है, अपनी खुद की कॉपी बनाता है, वो कौन से स्टेज में होता है? एक बार सेल साइकिल देखो यहाँ पे, ये रहा G1 फेज में सेल ग्रोथ था। एस फेज है वो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टेज है, मतलब जीनोम जब रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट इज G2 फेज, मतलब माइटोसिस, जो माइटोसिस होने वाली होती है उसके लिए प्रिपरेशन होती है G2 फेज में, सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपरेशन। फिर हमारा डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद फिर वापस G1 फेज, सेल अपना जो नए सेल्स बन जाते हैं उसके अंदर G1 फेज। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं। In the cell cycle, the replication of genome occurs in, कौन सा फेज है हमारा? एस फेज। ठीक है, सेल डीएनए रेप्लिकेशन का फेज था एस फेज। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज एस फेज, ऑप्शन नंबर 4। Question 90 is cell which no longer divides, such as certain specialized cells found in human brain, remain in which phase of the cell cycle? देखो हमारे सारे के सारे सेल्स, बॉडी के सेल्स डिवाइड नहीं करते। कई सेल्स क्या होते हैं, एक बार ही शुरुआत में जो बन गए उसके बाद वो उसी तरह रहते हैं, और अगर वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं दिमाग में चोट लगना खतरनाक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन सेल एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, उसकी जगह कोई सेल डिवाइड करके उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो कौन से फेज में चले जाते हैं? देखो जो हमारी सेल साइकिल है, सेल साइकिल में G1 फेज था सेल ग्रोथ, S फेज था डीएनए रेप्लिकेशन, G2 फेज था माइटोसिस के लिए जब ये प्रिपेयर करता है। एक होता है हमारा G0 फेज, जिसमें भी प्रेजेंट नहीं कर रखा है। G0 फेज में क्या होता है, जब हमारा सेल ग्रोथ होती है ना G1 फेज के बाद हमारा G0 फेज में चला जाता है, जो सेल डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि उसको डिवीजन चाहिए नहीं, वो जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिकेट करवाएगा क्यों, जब सेल को डिवाइड ही नहीं करना है। तो कौन से फेज में चला जाता है यहाँ पे? इसके साथ साथ G0 फेज में चला जाता है सेल ग्रोथ होने के बाद में। जो हमारा G0 फेज है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर 3 दैट इज G0 फेज इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Z0 फेज भी बोल सकते हैं इसको। Next question is, if you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? जब हमारा सेल का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है, फिर उसके बाद वो डिवाइड करता है। जब वो डिवाइड करता है, रेप्लिकेट होने के बाद ना वो एक कंडेंस फॉर्म में आता है। उस कंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। तो वो क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे हमें? तो जब हमारा सेल साइकिल का एम फेज आता है ना, एम फेज के अंदर वो क्रोमोसोम्स होते हैं कंडेंस होता है, और एम फेज भी हमारा आगे डिवाइडेड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। ठीक है, जो हमारा प्रोफेज होता है उसमें हमारे जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम होता है वो अच्छे से हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो फिर जो हमारा प्रोफेज है, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रोफेज में हम अपने क्रोमोसोम्स अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपरली कंडेंस हो चुके होते हैं इस टाइम तक। प्रोफेज के स्टार्टिंग में कंडेंस होना शुरू करते हैं, प्रोफेज के एंड तक वो पूरी तरह कंडेंस हो जाता है। तो प्रॉपर अगर क्रोमोसोम्स देखने हैं सेल के अंदर तो वो हमें प्रोफेज के एंड तक दिख जाते हैं क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which phase of the cell cycle are the chromosomes inactive, condensed and not transcribed to messenger RNA? In which phase of the cell cycle are the cell chromosomes inactive, condensed and not transcribed to messenger RNA? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्टेज में टेक प्लेस नहीं करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा एम फेज, ऑप्शन नंबर जो 3 है एम फेज, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर द क्रोमोसोम्स इनएक्टिव, कंडेंस्ड एंड नॉट ट्रांसक्राइब टू मैसेंजर आरएनए? देखो, ट्रांसक्रिप्शन वैसे तो पता है हमें, एक बार ही सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि डीएनए से आरएनए कब नहीं बनता है, कौन से वाली स्टेज में नहीं बनता है। तो देखो एक बार इसको नेक्स्ट स्लाइड देखो। जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे हाईली कंडेंस्ड होते हैं। हाईली कंडेंस का मतलब डीएनए जब रेप्लिकेट कब करेगा? जब डीएनए हमारा पूरा स्ट्रैंड उसका खुला हुआ है, खुले हुए स्ट्रैंड से ही तो हमारा आरएनए बनेगा। तो जब स्ट्रैंड ही कंडेंस्ड हो जाएगा तो रेप्लिकेट करेगा कैसे? ठीक है, रेप्लिकेट से ट्रांसक्राइब भी कैसे करेगा? ना वो रेप्लिकेट कर सकता है ना ट्रांसक्राइब कर सकता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट तभी करेगा जब उसका स्ट्रैंड पूरा खुला हुआ है। कंडेंस फॉर्म में वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, ना ही वो ट्रांसक्राइब करेगा कंडेंस्ड फॉर्म में। तो जो हमारा मेटाफेज दैट इज डिवीजन फेज है, उसके अंदर हमारा सेल जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एम फेज इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 93 is a bivalent consists of, बाइवेलेंट किसको बोलते हैं? देखो, जब हमारा सेल में मियोसिस होती है ना, तो मियोसिस के टाइम पे, माइटोसिस के टाइम पे नहीं, मियोसिस के टाइम पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे एक क्रोमोसोम है उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, एक दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब वो जो 2 पेयर होमोलोगस कब बोलते हैं? जब दोनों क्रोमोसोम में कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, उसकी अलग अलग एलील्स है। जैसे एक क्रोमोसोम है उसके अंदर जो जीन है वो आई कलर का है, ठीक है, वो है ब्राउन आई कलर का। एक दूसरा क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है वो है ब्लैक आई कलर का। लेकिन दोनों क्रोमोसोम्स में है तो आई कलर के ही जीन ना, एक पेरेंट से आ रहा है, मतलब एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है। तो जब दोनों पेरेंट से एक ही करेक्टर के अलग अलग क्रोमोसोम्स आते हैं उनको हम होमोलोगस पेयर बोलते हैं। दोनों है आई कलर के, लेकिन एक में फादर का आई कलर है, एक में मदर का आई कलर है। तो क्या करेंगे, वो अपने एक दूसरे के पास आएंगे, ये होमोलोगस पेयर
पास में आएंगे जब दो क्रोमोसोम्स, तो उसको हम होमोलोगस पेयर बोलते हैं। और होमोलोगस पेयर में आगे आपको दिखेगा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे थोड़े जो यहाँ पे ये अपने जीन्स और अलील्स है ना, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो उसमें रिकॉम्बिनेशन में आएगा। फिलहाल हमें बस ये देखना है कि बाइवेलेंट किसको बोलते हैं। तो बाइवेलेंट किसको कहेंगे, जब दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं। तो दो होमोलोगस पेयर का मतलब क्या है, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये है, एक ये है, एक ये रेड वाली यहाँ है, एक यहाँ, 4 क्रोमेटिड्स हो गए इसमें, ठीक है। अब 4 क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर देखो, सेंट्रोमेयर रीजन क्या होता है, सेंट्रोमेयर रीजन वहाँ वो होता है जिसमें काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेंट्रोमेयर रीजन हमारा ये हो गया और एक हमारा रेड वाले का हो गया, 2 सेंट्रोमेयर है। तो अब बाइवेलेंट हम किसको बोलेंगे, जहाँ पे हमारे 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और 2 सेंट्रोमेयर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 94. Which of the following structures always disappear during mitosis and meiosis? देखो जब mitosis और meiosis होता है उस टाइम जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप होता है ना, जिसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकेरियोट्स में होता है न्यूक्लियर एनवलप, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल लाई करता है, न्यूक्लियस होता है जो, तो वो उसकी जो बाउंड्री होती है उसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, वो डिसअपियर कर जाता है। साथ में जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 दैट इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप, ये दोनों हमारे माइटोसिस के टाइम पे डिसअपियर कर जाता है, ठीक है। Question 95 is crossing over results in recombination of linked alleles। देखो मैंने बताया था जब हमारे होमोलोगस पेयर आए थे साथ में, तो उनका देखो, इसमें देखो दोबारा फिर से, ये हमारे होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स के, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, यहाँ पे इसको ही हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो हमारे होमोलोगस पेयर एक पॉइंट से जब अटैच करते हैं, ठीक है, इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो हमारे जीन्स है वो एक्सचेंज करते हैं ये, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे तो ये वाला जीन इसका यहाँ चला जाएगा, ये इसका यहाँ पे जा सकता है, किसी भी तरीके से ये कंबाइन कर सकते हैं, और इस किसी का भी जीन्स कहीं पे भी जा सकता है यहाँ पे, तो इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलील्स, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीन्स हैं, वो एक दूसरे में जा सकते हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेशन हो जाता है वहां पे। ऑप्शन नंबर 1 रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 96 सीक्वेंस दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेल साइकिल इज। देखो सेल है, सेल में सबसे पहले ग्रो करेगा, सेल जीवन फेज होता है, सेल ग्रोथ। उसके बाद जब हमारा सेल डिवाइड करने से पहले उसको एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना, ताकि एक के 2 बन सके, तो जेनेटिक मटेरियल भी तो 2 जगह चाहिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब एक डीएनए की कॉपी बनेगी ताकि वो दूसरे सेल में जा सके, वो होता है एस फेज में। G1 फेज आया, फिर एस फेज आया, एस के बाद G2 फेज। अब वो सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करेगा अपना माइटोसिस करने के लिए, उसमें जो जो भी चीज़ें चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, सेट करेगा उस हिसाब से, डिवाइड करने के हिसाब से। फिर आता है हमारा एम फेज। एम फेज में क्या होता है, जब हमारा सेल डिवाइड करता है। अब एम फेज में ही प्रो फेज, मेटा, एना, टीलो, इसमें क्या होता है, जब हमारा मेटा जेनेटिक मटीरियल है वो डिवाइड करता है टीलो फेज तक। अब टीलो फेज के बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एक बार जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हो गया, उसके बाद सेल भी तो अलग अलग होंगे ना उसके, तो दैट इज आवर साइटोकाइनेसिस। तो हमारा क्या सीक्वेंस होगा, G1 S G2 एम फेज और फिर ये साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शंस में
G1 G2 S ये तो है नहीं, क्योंकि G1 आएगा फिर S आएगा फिर G2 आएगा, तो ऑप्शन 1 नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज S G2 माइटोसिस साइटोकाइनेसिस एंड G1। देखो S फेज आ रहा है, S के बाद G2 आ रहा है, G2 के बाद माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद फिर G1 फेज। तो जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 97. Ribosomes found in mitochondria are type of। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स कौन से होते हैं? देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, जब शुरुआत में एक थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था और क्लोरोप्लास्ट था वो पहले एक अलग अलग सेल थे और उसके बाद वो दोनों एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुस गए और उसके अंदर ही रहने लग गए। ठीक है, तो एक तरीके से इनके पास कौन से राइबोसोम्स होने चाहिए, ये प्रोकैरियोट्स वाले राइबोसोम्स होने चाहिए। और प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं, 70S होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम्स है, 70S, क्योंकि ये खुद भी पहले प्रोकैरियोट्स थे जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे। 70S, ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 98। अब प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? देखो प्लांट्स के अंदर ना मेनली जो हमारा सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसलिए जो ग्रास वगैरह ना, ग्रास वगैरह के अंदर भी हमारा जो ग्रीन प्लांट्स है उसके अंदर सेल्यूलोज मिलता है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 99। ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड यहाँ हमारे आउटर वर्ड्स पे, ये जो ऊपर की जो लिपिड वाली लेयर है, ये बॉल से दिखनी है आपको, लिपिड की लेयर है। लिपिड के ऊपर यहाँ पे आउटर साइड में, जैसे ये अंदर है ना सेल का इनसाइड है, ये आउटर साइड, यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिपिड मिलता है। ऐसे ओलिगोसैकेराइड वगैरह और इंटीग्रल प्रोटीन तो हमारा खैर अंदर ही होता है इसके। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड के ऊपर यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या बोलेंगे इसको, दी आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर साइड पे होता है सेल की। तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेल बायोलॉजी सीरीज का। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल वैक्स बिकॉज। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल वैक्स क्यों बोलते हैं? देखो लाइसोसोम्स हमें पता है क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। कोई सेल में टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर से आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और कई बार जब पूरा सेल ही टॉक्सिक हो जाता है तो लाइसोसोम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है ताकि वो और सेल्स को खराब ना करे। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन 3 दैट इज आवर करेक्ट आंसर, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। ओके, तो आज हमारा सेल बायोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यूनिट वाइज बाकी बायोलॉजी भी करते जाएंगे, प्लांट्स के ऊपर प्लांट साइकोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन साइकोलॉजी, और बाकी जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स हैं इसमें से भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस हैं, आगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो भी वो भी हम करते हुए जाएंगे। ये तो हमारा साइड बाय साइड सीरीज चलती ही रहेगी। इसके साथ में एक और सीरीज ला रही हूँ जिसमें हम क्लास 6 to लेके 8 तक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि DSSP TGT नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से हमारी एनसीईआरटी साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th 7th 8th 9th 10th इनमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस जो आते हैं, मैक्सिमम पार्ट जो होता है 60% क्वेश्चंस 6 से लेके 10th की एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो पहले हम 6 से लेके 8th की एनसीईआरटी में से मिक्स क्वेश्चंस करेंगे साइंस के, फिर 9th और 10th के हम अलग से करेंगे। ठीक है,
और 6 to 8 हम चैप्टर वाइज भी करेंगे। जैसे अगर हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन है तो मैं पहले सिर्फ उस क्रॉप प्रोडक्शन के ही क्वेश्चंस लाऊंगी, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर के। अगर किसी चैप्टर में कम क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 2-3 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। ओके, टेक केयर।